गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह प्रेरणा कोचिंग सेंटर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कल का उम्मीद करता हूं आपने कल का वीडियो देखा होगा, उनकी बातों को समझा होगा, आपने ये जाना होगा कि त्रिभुज क्या है और ये सब बातें जो भी मैंने आपकी बताई थी कल, उसके बारे में आपने जरूर ना जरूर देखा होगा। आज मेरा थोड़ा गला सही नहीं है, तो थोड़ा सा शायद हो सकता है अपनी सही तरह से आवाज ना निकले, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक मेरी आवाज जाए और आपको समझ में आए। अब उसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए समांतर रेखाओं के बारे में और कुछ चतुर्भुजों के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मैं दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ समांतर रेखाओं। समांतर रेखा क्या है? ये समांतर रेखा है, तो जरा इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं, ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर अचर रहे। अचर का मतलब बदले ना, अचर का मतलब बदले ना। मैं अपनी बात को फिर से दोहराऊंगा। ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर अचर रहे, तो वे रेखाएं हमारी समांतर रेखाएं कहलाती। अब इसी डेफिनेशन को थोड़ा और भी चेंज कर सकते हैं, जो शायद आप लोगों को अच्छी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वो ये है, ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जिन्हें हम आगे पीछे अनंत तक बढ़ाएं और एक दूसरे को कभी ना काटें, तो ऐसी रेखाएं हमारी समांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे कि ये आपको ये रेखाएं जो दिख रही है, ये जो रेखाएं आपको दिख रही हैं, ये सभी रेखाएं, ये तीनों रेखाएं आपकी समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी हर एक बिंदु पर कैसी रही होगी? समान। यानी कि ये दूरी अगर मान के चलिए 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। इसलिए हमारी ये दोनों रेखाएं यानी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये बेटा समांतर होने का साइन होता है। किसका? समांतर। ये किसका साइन है? समांतर का। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इसी तरह मैं लिख सकता हूं सी डी इज ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ। यानी कि सी डी हमारे किसके पैरेलल हो गई? ई एफ के। यानी कि सी डी और ई एफ आपस में कैसी हो गई? समांतर। कैसी होगी बेटा? समांतर। ठीक है ना? अब समांतर रेखाएं जब आप समझ चुके, तो अब बात कर लेते हैं हम त्रियक रेखा की। किसकी? त्रियक रेखा, या ठीक है त्रियक रेखा ही रहने दीजिए, त्रियक रेखा। या फिर इसे हम एक तरह से त्रियक रेखा, या फिर इसे को हम तिरछी रेखा भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये त्रियक रेखा जो है, त्रियक रेखा क्या होती है कि जब दो लाइनें हमारी पैरेलल हो, कैसी हो? पैरेलल हो, उन्हें एक तीसरी लाइन आके काट जाए, तो वो हमारी एक त्रियक रेखा बनती है। क्या बनती है? त्रियक रेखा या तिरछी रेखा, या तिरछी रेखा। ठीक है ना? जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा आके काट जाती है, तो वो हमारी त्रियक रेखा कहलाती है, जिसे हम तिरछी रेखा भी कहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है, तो वो हमारी उन समांतर रेखाओं के साथ 8 कोण बनाती है। कितने कोण बनाती है? 8। अब 8 कोण कहां कहां बनने हैं? 4 ऊपर और 4 नीचे। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमारे 8 कोण बनकर तैयार होते हैं। यानी कि जब हमारी समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है, तो 8 कोण बनकर तैयार होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। अब इन 8 कोणों में भी एक विशेष रिलेशन होता है, इनके खुद के अपने कुछ नाम भी होते हैं। अब इनके नामों और इनके रिलेशन के बारे में हम यहाँ जानेंगे कि इनके नाम क्या होते हैं और इनके बीच रिलेशन क्या होता है। तो चलिए समझते हैं इनके बीच रिलेशन और इनके नाम। तो जरा ध्यान से देखें, मैं बात करूं सबसे पहले एकांतर कोण की। एकांतर कोण, जिसे हम ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण क्या होते हैं, आइए समझते हैं।
मान लीजिए ये दो हमारी समांतर रेखा है और ये हमारी एक त्रियक रेखा है ए बी सी डी, ये हमारी दो समांतर रेखाएं हैं और ई और एफ, ये हमारी एक क्या है, तिरछी रेखा या त्रियक रेखा। तो अब आपका ये सबसे पहले बात हो रही है एकांतर कोण की। तो एकांतर कोण क्या होते हैं जरा समझते हैं। ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, जैसे 5, 6, 7 और 8। अब यहाँ एकांतर कोण क्या होंगे तो जरा समझ लें। ऐसे कोण जो समांतर रेखाओं के अंदर बने और एक कोण त्रियक रेखा के एक और दूसरा कोण त्रियक रेखा के दूसरी ओर बने, तो उन्हें हम एकांतर कोण कहते हैं। यानी कि एंगल 4 और एंगल 6 ये हमारे कैसे कोण होंगे, एकांतर कोण, एकांतर कोण। यानी कि एंगल 4 और एंगल 6 ये कैसे कोण है, एकांतर कोण। इसी क्रम में थोड़ा और हम चलते हैं, जरा ध्यान से देखें। मैं अगर बात करूं इसी टाइप के और कौन कौन से कोण है, तो आप देखेंगे एंगल 3 और एंगल 5 ये हमारे कैसे कोण हैं, ये भी कैसे कोण है, एकांतर कोण। किस तरह के कोण, एकांतर कोण। यानी कि एंगल 3 और एंगल 5 ये कैसे कोण हो गए बेटा, एकांतर कोण। तो यहाँ देख पा रहे हैं एंगल 4 और एंगल 6 ये एकांतर कोण है, यानी कि अल्टरनेट एंगल है। एंगल 3 और एंगल 5 ये आपके अल्टरनेट एंगल है, एंगल 3 और ये 5 मैंने लिख दिया। अब इनके बीच एक रिलेशन होता है, रिलेशन ये है कि जब दो रेखाएं समांतर हो तो ये एकांतर कोण और ये हमारे एकांतर कोण आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। यानी कि मैं लिख सकता हूं यहां पे, जब ए बी इज पैरेलल टू सी डी तब एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के और एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल एंगल 5 के। ठीक है ना, ये बात विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। जब लाइन हमारी पैरेलल हो जाए तो उनके एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। अब मैं बात करूं यहां पे संगत कोण की, किसकी बेटा, संगत कोण की। संगत कोण की बात करूं कि संगत कोण कौन से होते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम करस्पॉन्डेंस एंगल कहते हैं। ठीक है ना, तो संगत कोण की मैं बात करूं कि संगत कोण क्या है, तो जरा देखें। संगत कोण ऐसे कोण जो समांतर रेखा के एक कोण ऊपर और एक कोण समांतर रेखाओं के अंदर बने तथा त्रियक रेखा के एक ओर। फिर से मैं अपनी बात को कहूंगा, मैं संगत कोण की बात कर रहा हूं। किसकी बेटा, संगत कोण की। तो संगत कोण के लिए थोड़ी सी हम यहाँ पे फिर से उसी चीज को ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। अब मैं यहाँ पे बात करूं संगत कोण की, किसकी बेटा, संगत कोण। तो संगत कोण के लिए मैंने बताया ऐसे दो कोण जो एक समांतर रेखा के ऊपर हो और एक समांतर रेखा के अंदर हो और ये दोनों ही कोण त्रियक रेखा के एक ओर हो, एक ही ओर हो, तो उन्हें हम क्या, संगत कोण कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 5 ये कैसे कोण होंगे बेटा, संगत कोण। कैसे कोण, संगत कोण। यानी कि एंगल 1 और एंगल 5। इसी क्रम में और भी हम पता कर सकते हैं, एंगल 4 और एंगल 8 ये भी कैसे कोण होंगे, संगत कोण। एंगल 4 और एंगल 8। अगर मैं और भी एंगलों की बात करूं तो जरा ध्यान से देखें, और भी एंगल आपके बन सकते हैं इसी टाइप में। मैं बात करूं एंगल 2 की और एंगल 6 की, तो ये भी कैसे कोण है बेटा, संगत कोण। यानी कि एंगल 2 और एंगल 6। अगर मैं इसी क्रम में और बात करूं, एक मिनट बेटा, अब मैं बात करूं एंगल 3
और एंगल 7 की, तो ये भी क्या होंगे बेटा, संगत कोण, यानी कि एंगल 3 और एंगल 7, ये आपके क्या होंगे, संगत कोण। तो आप देख रहे हैं कि संगत कोण कौन कौन से आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, और इसमें भी यही प्रॉपर्टी है कि जब ए बी और सी डी पैरेलल हो, मैं लिख सकता हूं जब ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल एंगल 6 हो जाएगा, और एंगल 3 इक्वल एंगल 7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे संगत कोण की बात हुई, एकांतर कोण आपको बता दिया, संगत कोण बता दिया, और ये दोनों ही कोण मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी ज्यामिति के लिए। अब आइए थोड़ा सा और बात करते हैं, थोड़े अंत्य कोणों की बात हो जाए, तो जरा अंत्य कोणों को समझते हैं। अंत्य कोण की जानकारी थोड़ी सी ले लेते हैं, ध्यान से देखेंगे अंत्य कोण। अब मैं बात करूं अंतः कोण की, क्या है ये अंतः कोण, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अंतः कोण क्या है, अगर मैं दो लाइन पैरेलल बना लूं और उन्हें ये एक तिरछी रेखा काट जाए, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो मैं अंतः कोणों की यहां पे बात करूं तो जरा ध्यान से देखेंगे, ऐसे दो कोण जो त्रियक रेखा के एक ही ओर हो और समांतर रेखाओं के अंदर हो, उन्हें हम अंतः कोण कहते हैं। तो मैं बात कर लूं एंगल 4 और एंगल 5 की, ये कैसे बेटा, अंतः कोण एंगल 4 और एंगल 5। इसी तरह मैं बात करूं एंगल 3 और 6 की, तो ये भी क्या है, अंतः कोण, यानी कि एंगल 3 और एंगल 6। अब इसमें भी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है बेटा, ध्यान से समझेंगे कंडीशन को, यदि ए बी इज पैरेलल टू सी डी हो, तब ये ए बी सी डी, अगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी हो, तब अंतः कोणों की जो कंडीशन होती है वो ध्यान से देखना, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इस बात को भी आप विशेष रूप से याद रखेंगे। ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या इसके एकांतर कोण है, क्या इसके संगत कोण है, क्या इसके अंतः कोण है। मैंने आपको सभी जानकारी दे दी कि अंतः कोण किस तरह बनते हैं, क्या होता है, एकांतर कोण कैसे बनते हैं, किस तरह बराबर होते हैं, संगत कोण कैसे बनते हैं, किस तरह बराबर होते हैं। ठीक है। अब थोड़ा हम चतुर्भुज की तरफ चलते हैं और चतुर्भुज के बारे में समझते हैं। तो देखते हैं क्या है चतुर्भुज। चतुर्भुज तो क्या होता है चतुर्भुज, इसके बारे में समझते हैं। चतुर्भुज को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो चतुर्भुज क्या है जरा समझ लें। चार सरल रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। क्या कहलाती है? चतुर्भुज। यानी कि चार सरल रेखा खंडों से अगर कोई आकृति घिरी हुई है तो वो क्या कहलाएगी? चतुर्भुज। ये ए बी सी डी हमारा क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज ए बी सी डी ये हमारा क्या है? चतुर्भुज। और चतुर्भुज की खास कंडीशन होती है कि चतुर्भुज में जो चार कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है? 360 अंश। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज ऑल्सो 360 डिग्री। यानी कि इनके चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। और इसमें कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? 2 विकर्ण खींच सकते हैं। कितने? केवल 2 विकर्ण होते हैं। ठीक। अब मैं यहां पर चतुर्भुजों के प्रकार की बात करूं कि आखिरकार चतुर्भुज होते कितने प्रकार के हैं, तो आइए उनके प्रकार के बारे में समझते हैं ध्यान से। चतुर्भुज के प्रकार के बारे में लिख लेते हैं।
चतुर्भुज के प्रकार। तो जरा देखिए, सबसे पहले आपका आता है आयत। क्या आता है? आयत। आयत की कंडीशन क्या होती है, जरा समझ लें। आयत क्या होता है, जरा देखें। मैंने बना दिया इस तरह से ABCD। ये क्या है आपका? एक आयत। आयत की कंडीशन होती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। चारों बराबर नहीं होती है, ध्यान से रखना कि चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा एक आयत है। आयत में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? बराबर। आप लिख सकते हैं यहाँ पे AB इक्वल टू CD, ये हमारी बराबर, और AD इक्वल टू CD, वो CB। AD इक्वल टू CB। तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और विशेष बात, आयत के चारों कोण समकोण होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? समकोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि इसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। अगली बात जरा ध्यान से सुनेंगे। आयत में भी कितने विकर्ण ड्रॉ किए जा सकते हैं बेटा? 2 विकर्ण ड्रॉ किए जा सकते हैं। कितने? 2 विकर्ण। और इनके विकर्णों की कंडीशन क्या होती है, वो भी जरा समझ लेते हैं। आयत के विकर्ण सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर व समद्विभाजित करते हैं। यानी कि आयत के विकर्ण सदैव कैसे होते हैं? बराबर होते हैं और समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आप यहां पर ये बात लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। इसका मतलब ये हो गया इसमें कि आयत के ये विकर्ण है, तो AC इज इक्वल टू, सॉरी जरा, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? BD। ये विकर्ण है, क्या है बेटा? ये विकर्ण जो कैसे होते हैं? बराबर। और ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है और ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है, यानी कि DO बराबर OB और AO बराबर OC, ठीक है ना। ये आयत की मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये आयत की पूरी इंफॉर्मेशन है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। और आप लोग अपने साथ जब भी इस वीडियो को देखें, कॉपी पेंसिल लेके बैठे, क्योंकि कुछ चीजें कभी कभी लिखने से अच्छी तरह समझ में आ जाती हैं। तो ये बात आप नोट करें अच्छी तरह से अपने दिमाग में, अपनी नोटबुक पर, ठीक है ना। अब इसी क्रम में एक और चतुर्भुज की मैं बात करता हूं, जरा उसे भी देख लेते हैं। आयत के बाद बात आती है आपकी वर्ग की। किसकी? वर्ग, जिसे स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, जरा समझ लेते हैं। स्क्वायर जो होता है आपका, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है, यानी कि उसकी जितनी भी साइडें बनती है वो सब एक दूसरे के बराबर होती है। ये और ये चारों साइडें एक दूसरे के बराबर होंगी, यानी कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ये चारों साइडें एक दूसरे के बराबर होंगी। अगली बात, इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसका भी प्रत्येक कोण कैसा होता है? समकोण, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके भी चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। मैं विकर्ण की बात करूं इसमें, तो इसमें भी आपके 2 ही विकर्ण ड्रॉ होते हैं, 2 विकर्ण, ठीक है ना। ये 2 विकर्ण है, लेकिन इसके विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर। यानी कि आप लिख सकते हो कि AC इज इक्वल टू BD। क्या है? विकर्ण है। क्या है ये? विकर्ण, जिसके विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि AC इस परपेंडिकुलर क्या होता है? BD, और साथ ही साथ इसमें AO इज इक्वल टू होगा OC और आपका DO इज इक्वल टू होगा OB। तो ये आपके वर्ग की पूरी कंडीशन है। वर्ग की मैंने पूरी बातें आपकी लिख दी कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है
वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि AC और BD एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंब, यानी कि बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, और AO इक्वल टू OC और DO इक्वल टू OB, ठीक है ना। तो ये वर्ग की हमारी कंडीशन थी कि ये वर्ग में किस तरह से होता है। अब इसमें अगर मैं एक बात और कर लूं, थोड़ा सा एक चतुर्भुज और देख लूं, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है, जरा उसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ये लीजिए हमने बना दिया एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये भुजा इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी, ठीक है ना। और इसमें भी दो ही विकर्ण बनते हैं, कितने बनते हैं, दो विकर्ण बनते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ लिख सकता हूं मैं कि AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC, यानी कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। उसके बाद मैं ये कह सकता हूं इसके विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते, ये बात ध्यान रखना। AC इज नॉट इक्वल टू BD, AC और BD आपस में इक्वल नहीं होगा, लेकिन इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित जरूर करेंगे, यानी कि ये हिस्सा बराबर होगा इस हिस्से के और ये हिस्सा बराबर होगा इस हिस्से के, ठीक है ना। तो अब मैं लिख सकता हूं इसे कि AO इज इक्वल टू OC और DO इज इक्वल टू OB। तो इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल C, और इसी प्रकार एंगल B इज इक्वल टू होगा एंगल D, यानी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। तो ये हमारे समांतर चतुर्भुज की कंडीशन है। तो इस तरह से आप सभी इन कंडीशनों को अच्छी तरह से घर पे रिवाइज करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। कल आपके सामने और एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।